वो शिमले में अपने मास्टर स्पाई शम्स ख्वाजा से मुज़ाकरात करके आया था। कहने लगा, शम्स ख्वाजा ने मुझे ब्रिगेडियर के घर का टेलीफोन नंबर दे दिया है और कहा है कि हमें शिमले के बड़े पोस्ट ऑफिस से पहला फ़ोन करना होगा। उसके बाद ज़रूरी हुआ तो हमें बड़े गिरजाघर के पास जो टेलीफोन बूथ है वहां से फ़ोन करना होगा। उसने ताकीद की है कि हमें इसी तरह जगह बदल बदल कर फ़ोन करना चाहिए, मगर उसने एक बात को सख्ती से हिदायत की है कि ब्रिगेडियर से किसी सूरत भी लंबी बात नहीं करनी होगी और मामला 1-2 टेलीफोन कॉल में तय करना होगा। कमांडो रहीम ने सदरी की जेब से एक कागज़ का पुर्जा निकाल कर दिया। इस पर ब्रिगेडियर के घर का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। औरंगजेब ने कागज़ को संभाल कर रख लिया और कमांडो रहीम से कहा, हम जनरल पोस्ट ऑफिस ब्रिगेडियर के घर फ़ोन करने जाते हैं, तुम जहां का ख्याल रखना। हमने कमांडो वाली जर्सियां जो सुबह पहन ली थीं उतार दी। स्याह जॉगर शूज़ की जगह आम जूते पहन लिए। जैकेट्स भी उतार दी। इनकी जगह एक एक पुरानी गर्म चादर की बुक्कल मार ली। इतना ज़रूर किया था कि हमने एक साइलेंसर वाला ऑटोमेटिक पिस्टल अपनी पतलून की जेब में छुपा कर रख लिया था। मैंने सर पर मफलर लपेट लिया। कमांडो औरंगजेब ने ऊन की बनी हुई टोपी पहन ली। इस तरह हम तहखाने वाली कोठरी से निकलकर उसके पीछे से चक्कर काटकर कब्रिस्तान के सामने वाली सड़क पर आए। बूंदाबांदी रुक गई थी। सर्द हवा चल रही थी। हम बड़े सुकून के साथ आपस में शिमले में बोली जाने वाली डोगरी हिंदी में बातें करते यूं चले जा रहे थे जैसे बारिश रुकने के बाद शहर के बाजार में कुछ खरीदो फरोख्त करने जा रहे हों। कब्रिस्तान से हम एक टीले की चढ़ाई चढ़कर छोटी सी पुख्ता सड़क पर आ गए जो शिमले के छोटे से रेलवे स्टेशन के अकब से होती हुई माल रोड की चौक की तरफ निकल जाती थी। हम डाक खाने पहुंचे तो अंदर 4-5 शीशे के बंद टेलीफोन बूथ बने हुए थे। एक टेलीफोन बूथ खाली था। मैं और कमांडो औरंगजेब बूथ में दाखिल हो गए। हमने शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। औरंगजेब ने जेब से वो कागज निकाल कर सामने रख लिया जिस पर ब्रिगेडियर मुखर्जी के घर का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। फिर उसने नंबर डायल कर दिया और कहा, हेलो, मैं ब्रिगेडियर मुखर्जी से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड खामोश रहने के बाद औरंगजेब ने पूछा, अगर आप ही ब्रिगेडियर मुखर्जी बोल रहे हैं तो आपको एक जरूरी पैगाम देना चाहता हूँ, गौर से सुनिए। आपकी बेटी उर्मिला मुखर्जी हमारी तहवील में है। उसकी इज्जत आबरू महफूज है। ये बात आपके इल्म में होगी कि श्रीनगर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भगत राम ने बुजुर्ग कश्मीरी मुजाहिद हाजी सनाउल्लाह की बेटी परवीन को अगवा करके शिमले की फौजी गैरिजन में पहुंचा दिया है। नहीं, खामोश रहें, सिर्फ मेरी बात सुनें। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को जिंदा हालत में वापस लेना चाहते हैं तो परवीन को हमारे हवाले कर दें। इस सिलसिले में जगह और वक्त का तायुन बाद में कर लिया जाएगा, लेकिन एक बात को गौर से सुन ले, इस मामले में दोनों तरफ से इंतहाई राजदारी से काम लिया जाएगा। अगर आपने मिलिट्री पुलिस या इंटेलिजेंस या कमांडर फोर्स या शिमला पुलिस की मदद लेने की कोशिश की तो हमारा आदमी तो जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर आपकी बेटी उर्मिला भी जिंदा नहीं रहेगी। उसका कटा हुआ सर आपके घर बड़ी जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। मेरे दूसरे फोन कॉल का इंतजार करें। ये कहकर औरंगजेब ने फोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, यहाँ से निकलो। हम टेलीफोन बूथ में से बज़ाहिर बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा कर बातें करते बाहर निकले। इस तरह बातें करते पोस्ट ऑफिस की लॉबी में मौजूद लोगों के दरमियान से गुजरते हुए जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत से निकलकर सीढ़ियां उतरते माल रोड के चौक में आ गए और फिर बाएं जाने वाली छोटी सड़क पर हो गए। छोटी सड़क पर आते ही हमने अपनी रफ्तार तेज कर दी। जहां से एक पगडंडी नीचे पहाड़ी ढलान पर उतरी थी, हम उस पर उतर गए। वापस अपनी कब्रिस्तान के पिछवाड़े वाली कोठी में आकर औरंगजेब ने कमांडो रहीम को टेलीफोन पर मुखर्जी से बात की हुई गुफ्तगू के बारे में बताया। ब्रिगेडियर के घर में हमारी राजदार नौकरानी को फौरी तौर पर पैगाम दो कि वो घर में आने जाने वाले लोगों और फौजी अफसरों से टेलीफोन पर की जाने वाली बात गौर से सुनती रहे। हमें हर रात को मालूम होना चाहिए कि ब्रिगेडियर मुखर्जी अपनी बेटी को वापस लाने के सिलसिले में क्या हिकमत अमली तैयार कर रहा है। कमांडो रहीम ने कहा, ये काम हो जाएगा। हमने सारा दिन तब्बे वाली कोठरी में गुजार दिया। इस दौरान उर्मिला को जाकर बता दिया कि उसके पिताजी से बात हो गई है। जिस वक्त परवीन श्रीनगर पहुंचा दी जाएगी उसे उसके बाप के हवाले कर दिया जाएगा। जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर मुखर्जी को दोबारा फोन करने कब्रिस्तान के वीरान इलाके से निकलकर शिमले के बड़े गिरजा के अकब में जो पब्लिक टेलीफोन बूथ था वहां पहुंचे। कमांडो औरंगजेब ने मुखर्जी को फोन किया तो वो घर पर ही था। उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। कोई 1 मिनट तक बात होती रही कि कमांडो औरंगजेब ने कहा, मिस्टर मुखर्जी, मैं आपको कल शाम तक की मोहलत देता हूं। अगर कल शाम तक आपने हाजी सनाउल्लाह साहब की बेटी परवीन को अपने खास हिफाजती स्क्वाड के साथ श्रीनगर रवाना न किया तो इसका जो अफसोसनाक नतीजा निकलेगा वो शायद आपसे बर्दाश्त न हो। ये कहकर औरंगजेब ने फोन बंद कर दिया। कहने लगा, ब्रिगेडियर अपनी मजबूरियां बयान कर रहा था कि परवीन उसकी कस्टडी में नहीं है, उसे निकालना उसके इख्तियार में नहीं है। रास्ते में कई मुश्किलात हायल हैं। आप मेरी बेटी को छोड़ दें। आप जितनी रकम कहते हैं मैं आपको दे दूंगा और किसी से जिक्र भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, यह बात मेरे जहन में भी वाज़े नहीं है कि एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर रैंक का अफसर दूसरी रेजिमेंट के हाउस अरेस्ट में रखी की गई लड़की को कैसे निकाल कर श्रीनगर पहुंचाएगा। कमांडर औरंगजेब ने सख्त लहजे में कहा, यह सोचना हमारा काम नहीं है।
ये हमारी दर्द-सर नहीं है। एक गैर शादीशुदा नौजवान बेटी का बाप जो अगवा हो चुकी है, उसकी जिंदगी और इज्जत आतिश फिशा पहाड़ के धाने के ऊपर लटक रही है। मैंने उसे कल शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मुझे यकीन है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी बेटी की जिंदगी और आबरू बचाएगा। हम जल्दी जल्दी एक टीले की उतराई उतर रहे थे। रात गुजर गई। दूसरा दिन भी ज़हनी कशमकश की हालत में गुजर गया। हम कब्रिस्तान वाली कोठरी में ही छुपे बैठे रहे। जब सूरज गुरूब हो गया और शाम के साए फैलने लगे तो मैं और कमांडो औरंगजेब एक बार फिर ब्रिगेडियर को फ़ोन करने के लिए कोठरी से निकल पड़े। इस दफ़ा हमने शिमले के एक दूसरे इलाके में जाकर पब्लिक टेलीफोन बूथ से फ़ोन किया। ब्रिगेडियर घर पर मौजूद था। मैं बूथ के बाहर खड़ा हो गया। औरंगजेब बूथ में जाकर फ़ोन करने लगा। वो 1 मिनट से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करता था। इस बार वो आध मिनट के अंदर अंदर फ़ोन बंद करके बाहर आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के असरात थे। ब्रिगेडियर परवीन को हमारे हवाले करने पर तैयार है। मैंने औरंगजेब का हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, खुदा का शुक्र है हमारा मिशन नाकाम नहीं हुआ। हम रात के बढ़ते हुए अंधेरे में पहाड़ी टीले के साथ जा रहे थे। अब हमें कल का दिन यानी दूसरा और तीसरा दिन तजस्सुस और तजब्जुब की हालत में गुजारना था। हमने उर्मिला मुखर्जी को कुछ न बताया। दूसरा दिन गुजर गया, दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन सुबह के वक्त हमने कमांडो शेरवान से अपने खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता किया तो उसने इंतहाई मुसरत के साथ हमें ये खुशखबरी सुनाई कि हाजी सनाउल्लाह की बेटी परवीन आज सुबह ठीक 6:10 पर अपने घर खैरियत से पहुंच गई है। कमांडो शेरवान ने मजीद बताया कि उसे 2 औरतें टैक्सी में घर छोड़ गई थीं। कमांडो औरंगजेब ट्रांसमीटर पर शेरवान से बात कर रहा था। उससे मैंने भी बात की। उसने मुझे भी मिशन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा ब्रिगेडियर की बेटी को इंतहाई होशियारी के साथ उसके घर के करीब छोड़ देना। कहीं ऐसा न हो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रखा हो। मैंने कहा हम मोहतात हैं और तुम वापस मेरे पास आ जाना। एक और मिशन के सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा सर। रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल बंद हो गए। मैंने कमांडो शेरवान की हिदायत कमांडो औरंगजेब को भी बता दी और वो कहने लगा हम उर्मिला को अपनी खुफिया कमीनगाह के आसपास नहीं छोड़ सकते। इससे हमारे ठिकाने का सुराग लग सकता है। मैंने कहा फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? औरंगजेब बोला हम उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर रात के वक्त कोठरी से निकलेंगे और शिमला की मेन रोड पर जाकर छोड़ देंगे। वहां से शिमले का पहाड़ी रेलवे स्टेशन करीब ही है। उर्मिला वहां से घर फोन कर देगी और उसके घर वाले उसे आकर वहां से ले जाएंगे। इस ठिकाने यानी कब्रिस्तान वाले टब्बे की कोठरी में आकर हमने कमांडो रहीम को बता दिया कि उर्मिला को हम आज रात आजाद कर रहे हैं। परवीन अपने घर श्रीनगर पहुंच गई है। कमांडो रहीम ने भी खुदा का शुक्र अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। ये मुजाहिदीन कश्मीर और कश्मीरी कमांडोज की बहुत बड़ी फतह और भारतीय गासिब फौज की शिकस्त थी। मैं और कमांडो औरंगजेब नीचे तहखाने में गए और उर्मिला को बताया कि आज रात अपने घर पहुंचा दी जाएगी। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमांडो औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे फौजी कश्मीर में मुसलमान कश्मीरी औरतों के साथ जो बदतरीन सलूक कर रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ वैसा सलूक नहीं किया। अपने बाप को जाकर बता देना कि तुम घर से जिस तरह उठाई गई थी उसी तरह इज्जत व आबरू के साथ वापस आई हो और कश्मीरी कमांडो ने तुम्हारे साथ शरीफ और बा अखलाक इंसानों जैसा सलूक किया है। बंगाली लड़की ने हाथ जोड़कर कहा मैं ऐसे ही जाकर कहूंगी। तुम लोगों ने जिस शराफत का सबूत दिया है मैं इसे कभी फरामोश नहीं करूंगी। तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि इस्लाम दुनिया का सबसे आला तरीन मजहब है। हमने ब्रिगेडियर की बेटी उर्मिला से कहा कि वो तैयार रहे, हम रात के शुरू होते ही उसे यहाँ से लेकर चल देंगे। वो सारा दिन भी मैंने औरंगजेब के साथ कमांडो रहीम की कोठरी में गुजार दिया। रात को खाना खाने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। कमांडो औरंगजेब कहने लगा कुछ पता नहीं रास्ते में किस किस्म के हालात पेश आ जाएं, हमें अपनी तरफ से थोड़ी बहुत तैयारी करके जाना होगा। कमांडो रहीम बोला हम आपके साथ चलेंगे। औरंगजेब ने कहा नहीं, ज्यादा आदमी होंगे तो शक पड़ सकता है, हम दोनों ही काफी हैं। नकाब वाली स्याह कमांडो जर्सियां पहनने की जरूरत नहीं थी। हमने सिर्फ पतलूने और जैकेटें पहन ली थी। एहतियात के तौर पर साथ कमांडो चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौलें मैगजीन भर कर रख लीं। रात के 9:30 बज रहे थे जब मैं और कमांडो औरंगजेब ब्रिगेडियर की बेटी को लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकले। हमने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक चादर इस तरह उड़ा दी थी कि सिर्फ उसका थोड़ा सा चेहरा ही नजर आ रहा था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल रहा था क्योंकि आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो देख नहीं सक रही थी। कमांडो औरंगजेब मेरे पीछे आ रहा था। हम गैराबाद पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए एक खाली सड़क पर ऊपर निकल आए। हमारी एक जानिब जरा नीचे शिमले की माल रोड की बत्तियां जगमगा रही थी। कमांडो औरंगजेब भाग कर एक छोटे से रास्ते पर मुड़ गया जहां कुछ फासले पर कोठियां थी जिनमें रोशनी हो रही थी। उर्मिला ने कहा मेरी आंखों को खोल दें प्लीज। कमांडो औरंगजेब ने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। हम तंग पहाड़ी रास्तों से निकलकर एक और सड़क पर आए। ये थोड़ी कुशादा और पुख्ता सड़क थी। औरंगजेब ने मुझसे कहा हम इसे वहां जो सिग्नल की रोशनी है उसके करीब छोड़ देंगे। फिर उसने उर्मिला से कहा हम इस वक्त शिमला रोड पर हैं, स्टेशन के करीब आ गए हैं। आगे स्टेशन की सिग्नल की बत्ती है, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे। तुम स्टेशन पर से अपने घर फोन कर देना, वो लोग तुम्हें आकर ले जाएंगे।
हम सिग्नल की बत्ती की तरफ चलने लगे। जरा आगे गए तो एक साधु सामने से आकर हमें घूर कर देखते हुए बोला, ये किसकी धर्मपत्नी है बालिक? कमांडो औरंगजेब ने कहा, जाओ बाबा अपना रास्ता लो। साधु मुस्कुराता हुआ आगे चल दिया। अचानक मुझे याद आ गया कि जिस वक्त हम अपने हाइड आउट से निकलकर पक्की सड़क पर आए थे तो मैंने इस साधु को वहां से भी देखा था। वो एक तरफ बिजली के खंभे के नीचे बैठा जाप कर रहा था, मगर उसने हमारी तरफ बड़े गौर से देखा। मैंने जब इस बात का जिक्र औरंगजेब से किया तो वो रुक गया। उसने पलटकर साधु जिस तरफ गया था उस तरफ देखा, मगर वहां साधु नहीं था। सड़क बिल्कुल सीधी थी और बिजली के खंभों पर बल्ब भी रोशन थे, मगर साधु कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मैंने औरंगजेब से कहा, दोस्त, मुझे किसी आने वाले खतरे की बू महसूस हो रही है। लड़की को यहीं छोड़कर वापस चलते हैं। मगर कमांडो औरंगजेब को अभी इतना तजुर्बा नहीं हुआ था जितना मैं अपनी कमांडो जिंदगी में हासिल कर चुका था। उसकी छठी हिस्स ने अभी बेदार होना शुरू नहीं किया था। कहने लगा कोई आम साधु होगा। जहां इस किस्म के साधु लोग रास्ते में आम मिल जाया करते हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स यूं ही बेदार नहीं हुआ करती थी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि कोई जबरदस्त मुसीबत नाजिल होने वाली है। अब कमांडो औरंगजेब मेरे आगे आगे उर्मिला को साथ लिए चल रहा था। हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये साधु कोई आम साधु नहीं था, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। और उसने जब पहली बार हमें शिमले की ऊपर वाली सड़क पर बिजली के खंभे के करीब से गुजरते देखा तो मिलिट्री हेडक्वार्टर को उसी वक्त वायरलेस के जरिए इत्तला कर दी थी। और उसी लम्हे मिलिट्री कमांडो फोर्स का मुसल्लह दस्ता जीप में सवार होकर शिमला रोड पर पहुंच गया था और उन्होंने हमें घेरे में ले लिया था। और घेरे में लिए सड़क की दोनों जानिब अंधेरे में हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें सिर्फ इस बात का इंतजार था कि कब हम ब्रिगेडियर की बेटी को अपने से अलग करते हैं। उसके बाद उन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देनी थी। लड़की की मौजूदगी में वो हम पर अटैक करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि हम कोई मामूली आदमी नहीं हैं, बल्कि कमांडोज हैं और हम इस वक्त लड़की को हलाक कर देने की पोजीशन में हैं। मेरे आसाब तंग गए थे क्योंकि मुझे महसूस होने लगा था कि खतरा हर कदम पर हमारे करीब आ रहा है। मैं रह न सका। मैंने औरंगजेब से कहा, लड़की को छोड़ दो, वापस भाग चलो। उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो न दी। हम रेलवे सिग्नल की बत्ती के करीब आ गए थे और एक जानिब ऊपर रेलवे लाइन वाली सुरंग की बत्ती भी नजर आने लगी थी। मुझे अपनी दाएं जानिब सड़क के नीचे झाड़ियों में ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कोई दबे पांव झाड़ियों में जल रहा हो। मैं रुक गया। कमांडो औरंगजेब मुझसे 4 कदम आगे हो गया। वो भी रुक गया। उसने लड़की को कुछ कहा और जैसे ही उसे छोड़कर वापस हुआ, हम पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैं सड़क पर लेट गया। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर दोनों हाथों में ले लिया और दाएं बाएं फायर करने लगा। मैंने देखा कि कमांडो औरंगजेब ने भी पिस्तौल निकाल लिया था और दौड़कर लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की को आड़ बनाकर वहां से निकलना चाहता था, मगर इस दौरान सामने से एक फौजी जीप मशीन गन का फायर करती तेजी से नमदार हुई। 2 फौजी छलांग लगाकर नीचे कूदे। उन्होंने लड़की को पकड़कर जीप में डाला और जीप हम पर फायर करती उल्टी चल पड़ी। मैंने कमांडो औरंगजेब को सड़क पर गिरते देखा। शायद उसे गोली लगी थी। मुझ पर दोनों तरफ से फायर आ रहा था। मैंने सड़क पर लेटे लेटे पिस्तौल में नया मैगजीन भरा और जितनी तेजी से हाथों को घुमा सकता था घुमा घुमा कर सड़क के दोनों तरफ अंधेरे में फायर करने लगा। उसके साथ ही मैं उठा और सड़क पर झुककर पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। किसी फौजी ने चिल्लाकर कहा, तुम हमारे घेरे में आ चुके हो, हथियार फेंक कर हाथ खड़े कर दो। मेरे पिस्तौल की मैगजीन में अभी काफी गोलियां थीं। मैं फायर करता गया और सड़क पर दाएं बाएं होकर भागता चला गया। सड़क के नीचे झाड़ियों के अंधेरे में इसलिए नहीं जा रहा था कि फायर उसी तरफ से हो रहा था। ऊपर झाड़ियों में से मशीन गन का ब्रस्ट मेरे बिल्कुल करीब सड़क पर पड़ा। मैं समझ गया कि ये लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं, वरना भारतीय फौज, जो यकीनी तौर पर कमांडो फोर्स थी, इतने अनाड़ी नहीं थे कि टारगेट 10 कदमों के फासले पर हो और वो निशाना न लगा सकें। गोलियां मेरे दाएं बाएं, ऊपर और पीछे पड़ रही थीं। साथ साथ मेगाफोन पर मुझे हथियार डालने के लिए कहा जा रहा था। कमांडो दुश्मन की जद में आ जाए तो आमतौर पर उसे हलाक करने की बजाय जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एक कमांडो से बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने भी दुश्मन के हाथ न आने का फैसला कर लिया हुआ था। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे मारना नहीं चाहते तो मैंने सड़क पर पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब सामने से एक ब्रस्ट आया जो मेरे बिल्कुल आगे आकर पड़ा। मैं समझ गया कि ये लोग मेरी टांगों पर ब्रस्ट मारकर मुझे जख्मी करके गिराना चाहते हैं। पहाड़ी सड़क बिल्कुल ऐसी थी जैसी मरी की माल रोड है। सड़क एक तरफ को मुड़ गई। मैं दौड़कर आगे गया तो अचानक से एक फौजी जीप की तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और जीप इतनी तेजी से आई जैसे मेरे ऊपर चढ़कर मुझे कुचल देगी। जीप के अगले टायर का बम्पर लगा और मैं गिर पड़ा। सर उठाकर देखा 4 फौजी जवान स्टेन गन्ने ताने मेरे ऊपर खड़े थे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। मेरा पिस्तौल छीनकर उसी वक्त मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए। मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास जो कुछ था सब निकाल लिया गया और मुझे घसीटते हुए जीप में डाल दिया गया। 2 फौजी मेरे दाएं बाएं मुझे दबोच कर बैठ गए। जीप ऊपर शिमले के मेन बाजार की तरफ तेजी से बढ़ी।
इस दौरान पहलू की जानिब झाड़ियों से दूसरे फौजी भी बाहर निकल आए। उनकी जीप जरा आगे खड़ी थी। ये जीप भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ी।